सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग सीयूईटी यूजी फिजिकल एजुकेशन कोर्स का जो पेपर आया था साल 2023 में 1 जून को, उसके पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे कि हम लोग हमेशा अपने तरीके से सॉल्व करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन देके आंसर देके आगे नहीं बढ़ जाएंगे, बल्कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगा मैं सब दूंगा, ताकि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। और बिल्कुल ये पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर का ही पेपर है, तो इससे रिलेटेड पेपर आपका इस साल भी बन सकता है। जिस भी साल आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपको हेल्प करेगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना, इन सारी चीजों को आप नोट करते रहना। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन बैंक अगर आप लेना चाहते हो जिसमें आपको मोर देन 600 क्वेश्चंस हैं, पूरे हमने अपने हाथ से डिजाइन किए हैं। लास्ट ईयर के फॉर्मेट को देखते हुए हमने नया क्वेश्चन पेपर भी उसमें कुछ अलग से ऐड किए हुए हैं, जिसमें 130-140 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ लास्ट ईयर के पेपर में को देख के पैराग्राफ वाले, इमेजेस वाले, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उसमें हमने डाले हैं। तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो उसको भी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप उसको वहां से परचेज कर सकते हो। बाकी चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइफरकेट करके सारे ऑप्शंस को हम अच्छे से देखेंगे। चलो, मैच द मूवमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लिस्टेड इन लिस्ट 1। तो आपको मैच करना है। तो देखो, कभी भी आपको ऐसा मैच वाला क्वेश्चन आए तो ये तो थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा अगर आपने क्लासेस में पढ़ाई करी होगी इसकी। लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा इजी वाले ऑप्शंस को सॉल्व करना शुरू करो। उससे आप लोग फिर एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फ्लेक्शन को ही ले लेते हैं। फ्लेक्शन का मतलब आपको पता है, दो तरह के हमारे मूवमेंट है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन जहां पे हम एंगल का जो जॉइंट है उसको डिक्रीज करते हैं एंगल को, और एक्सटेंशन में उसको हम इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो मूवमेंट, क्रिएटेड मूवमेंट, तो थर्ड वाला आपका जो इसका ऑप्शन है, जब आप इसको पढ़ोगे, अ मूवमेंट दैट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। तो दो बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल को जो डिक्रीज करता है वो आपका फ्लेक्शन कहलाता है। तो आप ऑप्शन में देख लो कि ए का 3 कहां पे दिया हुआ है। तो आप देखोगे कि 3 और 4 में छोड़ के आपका 1 और 2 में ए का 3 दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों में से आपका कोई सही आंसर है। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आपने सीधे सीधे यहाँ पे दो ऑप्शन को हटा दिया, तो आपके आंसर को गेस करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट कुछ इजी वर्ड देख लेते हैं। तो अबडक्शन आपका हो गया। अबडक्शन का क्या मतलब होता है कि जब अपनी मिड लाइन से किसी भी बॉडी पार्ट को दूर लेके जाते हैं तो वो अबडक्शन है। और जब किसी बॉडी पार्ट को हम अपनी मिड लाइन, ये जो एक इमेजिनरी लाइन है आपकी, उसके पास में लेके आते हैं तो वो अडक्शन हो जाता है। तो अबडक्शन का अ मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो फोर्थ वाला हो गया। तो सी का 4 आपका पहले वाले में दिया हुआ। तो देखो, पहले वाला आपका जो आंसर है वो ठीक हो गया। फिर भी जो बाकी दो ऑप्शन है हम लोग अपने रिवीजन के पर्पज से एक बार देख लेते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन आपको पता होगा। फ्लूइड फ्रिक्शन बेसिकली कभी भी आपको एयर, वाटर या फिर गैस, इन तीनों वजह से अगर आपकी मूवमेंट को हिंडर किया जाता है, मूवमेंट को या फिर रोका जाता है, फिर कुछ चेंजेस या बदलाव लाने की कोशिश होती है उसमें, किसकी वजह से? हवा, पानी और गैस की वजह से, तो वो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है। तो फ्लूइड का मतलब सिर्फ पानी मत समझना, हवा और गैस भी इसमें आ जाएगा। और लास्ट ऑप्शन बचा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका है, ठीक है, अगर ये एक बॉल है और यहाँ पे आपका ये जो ग्राउंड हो गया और इसके बीच में जो आपको चीज मैंने आपके गोला टाइप का बनाया है, ये वैसे तो इनविजिबल होता है, बट यही आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकने में हेल्प करती है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा होगा, जो कि कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकती नहीं। तो यही वो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि आपके एक इनविजिबल एक्सटर्नल फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकते हैं। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स भी साथ में काम इसके करती रहती है। तो पहले वाले का ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस हो आपको मैं डिटेल में समझाऊं, ताकि आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे तैयारी कर पाओ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू मेजरमेंट ऑफ फिटनेस इंडेक्स स्कोर। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। गलत क्यों दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। फिटनेस इंडेक्स स्कोर आपने अगर क्लासेस करी होंगी तो हमने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बाद इसको अच्छे से समझा था, क्योंकि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, अभी इसका रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं भी आपको बताऊंगा नहीं क्या कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, जब हम लोग आफ्टर वर्कआउट या फिर आफ्टर एक्टिविटी का पल्स काउंट करके हम लोग इसका पता लगाते थे कि आपका, चलो ठीक है, आपकी एरोबिक कैपेसिटी कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 दिए हुए हैं, 1, 3 और 4, सॉरी 1, 2 और 4, ये तीनों ही आपके ठीक हैं। सिर्फ ये जो थर्ड वाला है ये आपका गलत है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके दो तरीके होते हैं, एक आपका होता है शॉर्ट फॉर्मूला और एक आपका होता है लॉन्ग फॉर्मूला। तो ये जो 1 वाला दिया हुआ है ये है आपका शॉर्ट फॉर्मूला, और ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिटनेस इंडेक्स स्कोर का क्या है? 100 इंटू ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 and 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज। तो हम लोग क्या करते हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बाद हमेशा हम लोग 3 पल्स काउंट लेते हैं, जो एक होता है 1 मिनट से लेके 1.5 तक का, यानी कि 1.5 मिनट तक। दूसरा हम लेते हैं 2 से लेके 2.5 मिनट तक का, मैं इसको 5 कर देता हूँ। और तीसरा हम लेते हैं 3 से लेके 3.5 मिनट तक का। तो ये 3 तरह के पल्स काउंट आपके होते हैं, लेकिन ये वाला आपका शॉर्ट फॉर्मूला होता है जिसको यूज करके हम लोग अपना फिटनेस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड वाला भी देखो बिल्कुल ठीक है,
100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स, यही इसका फॉर्मूला होता है, और साथ में 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड। तो ये बिल्कुल आपके सही फॉर्मूला दिया हुआ है ये भी, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया, ये आपके जो सम होते हैं इन तीनों टोटल हार्ट बीट के सम को, या फिर रिकवरी पीरियड का जो हार्ट बीट होता है उसके सम को लेके इसी फॉर्मूले में पुट किया जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, और थर्ड वाला भी आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 100 इंटू ड्यूरेशन इन सेकेंड्स अपॉन 2 इंटू पल्स 1, पल्स 2 या फिर पल्स 3। तो हमने देखो यहाँ पे पल्स 1, पल्स 2 और पल्स 3 लेके रखा है, तो तीनों फॉर्मूले ठीक है। अब या तो जो आपका आंसर की दी हुई है जो कि मैंने नोट करके रखी है, तो उसमें आपका फर्स्ट वाला ही सही आंसर दिया हुआ है, तो या तो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था क्वेश्चन में कि शॉर्ट फॉर्मूला कौन सा है, तब ये ठीक होता, या फिर आंसर की गलत दी हुई है और क्वेश्चन में आपका होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला, तो इसमें आपका थर्ड वाला जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुझको अलग सा लगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये प्रॉब्लम फेस करी होगी तो इस बार आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें साफ मेंशन होगा कि या तो आपका फिटनेस इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्मूला पूछा गया या फिर लॉन्ग पूछा गया। तो बाकी ये सारी चीजें हमने क्लास में अच्छे से करके रखी हैं, तो आप लोग ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो थॉमस प्रिंट की बात कर लेते हैं। थॉमस प्रिंट इज एन, तो एक इक्विपमेंट है ये जो कि आपके किसी भी लिम को, हैंड्स को या फिर लेग्स को मेंटेन करने में एक ही पोजीशन में हेल्प करता है, ताकि उसमें कोई और इंजरी ना हो, या फिर उसको और ज्यादा इमूवेबल बनाता है बेसिकली, कि वो ज्यादा आप उसको मूव ना कर पाओ। ये जो आपका बनाया था, ये बनाया था ह्यूज ओवेन्स थॉमस ने, जैसे कि नाम ही है थॉमस प्रिंट, तो ह्यूज ओवन थॉमस ने इसको बनाया था, और 1916 अप्रॉक्स में ये इसका इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है द फर्स्ट आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंक्लूडेड अ टोटल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 मेंबर्स। जो सबसे पहली कमेटी थी आईओसी की, उसमें 15 मेंबर्स थे। उसमें आपके प्रेसिडेंट जो थे वो एक प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट आपके जो थे वो इसमें आपके 4 थे, और अदर मेंबर्स जो आपके थे इसमें वो आपके 10 थे, तो 15 टोटल मेंबर्स थे। अब आईओसी की बात हो रही है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी फुल फॉर्म होती है। 1894 में ये आप 1894 में आपकी ये कमेटी बनी थी। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, 1894 में आपकी कमेटी बनी थी। पैरन डी कोबर्टीन ने ये कमेटी आपकी बनाई थी, और आपके दिमित्रियस विकिलस, में भी मैं स्पेलिंग शायद गलत हो रही हो तो आप इसको करेक्ट कर लेना। दिमित्रियस वेकिलस आपके इसके पहले प्रेसिडेंट थे आईओसी के, और अगर मैं करंट प्रेसिडेंट की बात करूं आईओसी के कौन है, तो वो है आपके थॉमस बैक। थॉमस बैक आपके करंट प्रेसिडेंट इसके हैं। ठीक है, बाकी 1896 में आपके पहले गेम्स हुए थे ओलंपिक्स के, और आईओसी का बेसिकली काम है जो आपके ओलंपिक इवेंट्स होते हैं उसको पूरा अच्छी तरीके से मैनेज करना, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है, तो ये भी आप नोट करके रखना क्योंकि ये भी आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो। तो ऊपर से लेके, हेड से लेके नीचे टो तक हमको जाना है, और इन सारी एक्सरसाइजेस के बारे में हमको इनको अरेंज करना है कि ऊपर से लेके नीचे तक के मसल्स के रिलेटेड ये एक्सरसाइज आपकी हो गई, या मसल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया कि कौन सी मसल्स को कहां पे असर पड़ रहा है। तो इसके लिए जो एक्सरसाइजेस के नाम लिखे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कहां पे होते हैं और क्या इनमें होता है। तो देखो आइसोटोनिक एक्सरसाइज, सबसे पहले तो आप समझ जाओ कि इसमें आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस में क्या होता है। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जहां पे आपकी मसल की जो लेंथ होती है वो चेंज होती है, यानी कि शॉर्टनिंग और लेंथनिंग आपके मसल में होती है। जैसे कि हम बाइसेप्स कर्ल्स करते हैं, जब हम डंबल उठाते हैं तो ये क्या हो रहा है, मेरी बाइसेप्स में, ये बाइसेप्स मेरी अभी छोटी हो रही है और ये मेरी बाइसेप्स में अभी लेंथनिंग हो रही है। तो ये जो छोटा बड़ा होना होता है मसल्स का, ये आपका आइसोटोनिक कहलाता है। इसके साथ काम करता है आपका आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि वो एक्सरसाइजेस जहां पे आपकी मसल की लेंथ सेम होती है, जैसे कि आप प्लैंक करते होगे, आप वॉल सिट्स करते होगे, जहां पे आपकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करती, आप हैंड स्टैंड करते होगे, एक पोजीशन पे खुद को फिक्स रखते होगे, तो हीट तो प्रोड्यूस होती है मसल्स में, लेकिन उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, वो छोटी बड़ी नहीं हो रही होती। तो ये आपके आइसोमेट्रिक के कुछ एग्जांपल्स थे। तो यहाँ पे हम इसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सबसे ऊपर का पार्ट आएगा वो आएगा नेक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो आपके नेक का जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हम कर रहे हैं ये आपका सबसे पहला हो जाएगा। इसके बाद एंकल की बात हो गई, सिटअप्स आपके एब्डोमेन, स्क्वाट्स, नीचे पुलअप्स, फिर आपका आ जाएगा सेकंड। तो हम अभी से देख लेते हैं सी ए। तो देखो सी ए सिर्फ 2 में है, तो 2 और 4 तो आप काट दो। इसके बाद आ गया डी या फिर ई, तो फिर आपका आ जाएगा सिटअप्स, क्योंकि ये आपका एब्डोमेन में। सबसे पहले हमने नेक की एक्सरसाइजेस करी, फिर पुलअप्स में आपके शोल्डर्स और आर्म्स की बात हो गई, उसके बाद आपके सिटअप्स में आपके एब्डोमेन्स की बात हो गई, यानी कि आप एब्स अगर अच्छे से समझोगे तो आपके एब्स की यहाँ पे बात होगी। तो अगर डी नेक्स्ट आ गया तो बिल्कुल थर्ड वाला तो आपका इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद आपका है एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन, सॉरी, इसके बाद आपका आ जाएगा स्क्वाट्स यानी कि ई।
ई क्या होता है? स्क्वाट्स आपको पता है कि आपके क्वाड्रिसेप्स यानी कि आपकी जो थाइज मसल्स होती हैं उस पर ये वर्क करता है। और एंकल का डॉर्सीफ्लेक्शन बेसिकली मूवमेंट होता है जब आप, अगर आप मानो कि ये मेरा पैर है, एंकल है नीचे का और ये मेरा पैर की हड्डियां है, तो अगर मैं ये मूवमेंट करूंगा, अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाऊंगा, तो ये डॉर्सीफ्लेक्शन होता है। और इसके साथ जो मूवमेंट होता है जब हम अपने पैर को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं, यानी कि आपका जो जूता है वो नीचे की तरफ एंगल या फिर इशारा कर रहा है, तो फिर वो आपका प्लांटर फ्लेक्शन कहलाता है। तो ये दोनों डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में दिया तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो ये मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐसे बनते हैं, ताकि आप थोड़ा सा रेडी रहो इन क्वेश्चंस को लेके। चलो, इमेज वाले क्वेश्चंस हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने पूछा भी था कि इमेज क्लियर नहीं दिखती है। तो देखो यार, अब उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ पेपर में इमेज क्लियर आती है, कुछ में ऐसी आती है। तो चलो, जैसी भी है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, होपफुली काफी लोगों को पता होगा, कम्युनिटेड फ्रैक्चर आपका ही हो जाएगा। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है? जहां पे आपकी बोन्स के 3 से ज्यादा या फिर 3 टुकड़े तक हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3 टुकड़े हो रहे हैं। वैसे तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप बाकी सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर ही होगा। कैसे? ग्रीन स्टिक आपका जो फ्रैक्चर होता है बेसिकली बच्चों में होता है, जहां पे आपकी जो बोन होती है वो एक साइड से क्रैक हो जाती है, ठीक है, और दूसरी साइड से वो क्रैक होने की वजह से बेंड हो जाती है। तो ये आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, जहां पे वो एक साइड से क्रैक होती है और दूसरे साइड से हल्की सी बेंड हो जाती है। इंपैक्टेड फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंपैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि आपकी जो बोन होती है इसके ऊपर कुछ ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, यानी कि ये ऊपर से दबेगी और ये आपकी नीचे से ऊपर की तरफ दबेगी। तो आपकी जो बोन होती है वो कुछ इस तरीके से टकराती है, तो आपके बीच में थोड़ा सा यहाँ पे क्रैक देखने को मिलता है, ये आपका इंपैक्टेड है। और ओब्लिक फ्रैक्चर जो आपका होता है, इसमें आपका एक छोटा सा डायगनल जैसा कट लग जाता है, यानी कि इस तरह का कट अगर आपको लगेगा, डायगनल कट अगर आपको लगेगा, तो ये आपका ओब्लिक होता है। तो ये तीनों काफी क्लियर है। तो ये आपका साफ साफ कम्युनिटेड फ्रैक्चर की इमेज आपको शो हो रही है, ठीक है। ऐसे इमेज वाले क्वेश्चंस आपको काफी आएंगे, हमने क्वेश्चन बैंक में भी काफी कराए हैं। आप, मैं जो यूट्यूब पे हमने एमसीक्यू सेशंस लिया हुआ है उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको आराम से देख सकते हो, रिवीजन अपना कर सकते हो। बाकी अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, 2 हफ्ते का, कर लो, पूरा सिलेबस आराम से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिवीजन भी आपका अच्छे से हो जाएगा। चलो, बास्केटबॉल इज गवर्नड इंटरनेशनली एट विच एसोसिएशन फेडरेशन? तो बास्केटबॉल की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है वो कौन सी है? नोट्स हमने आपको देके रखे हैं इंटरनेशनल नेशनल दोनों की। तो इंटरनेशनल फेडरेशन जो है वो आपकी है फीबा, फेडरेशन इंटरनेशनल दे बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो फ्रेंच और इंग्लिश 2 लैंग्वेज होती हैं जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन में वर्क करती हैं। यही दोनों लैंग्वेज जो होती हैं आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी यूज करती है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर ही ये सारी एसोसिएशंस आती हैं। तो ये भी अपने नाम को फ्रेंच में ज्यादातर प्रमोट करती है, ठीक है। बाकी अगर इंडिया की मैं बात करूं कि बास्केटबॉल का इंडियन फेडरेशन कौन सी है, तो वो आपकी हो गई बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका 2nd नंबर पे दिया हुआ, ठीक है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपकी इंडिया की फेडरेशन हो गई। ऐसे ही बहुत सारी, एनबीए का नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है। तो ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं। अगर मैं फीफा की बात करूं तो फीफा आपकी इंटरनेशनल हो गई फुटबॉल की। इंडिया की एआईएफएफ होती है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्रिकेट का आपको पता होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इंटरनेशनल हो गई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई हमारी इंडिया की फेडरेशन है। टेबल टेनिस की टीटीएफआई है, इंडिया की टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल की इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है। और हॉकी में हॉकी इंडिया इंडिया की है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हमारे बाहर की है। तो ये कुछ बेसिक्स ही हैं। स्विमिंग की वर्ल्ड एक्वेटिक्स होती है, तो वर्ल्ड की जो होती है। तो आपको ऐसे कुछ फेडरेशंस को याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डायरेक्टली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बेसिक गेम्स हैं वो मैंने आपको क्लासेस में बता के रखे थे, उनका बिल्कुल याद करो। चलो, अरेंज करने का आ गया है, और ये बेसिकली आपका ईयर वाइज क्वेश्चन है कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इन इंस्टीट्यूट्स का। तो ये आपको सीधे सीधे याद होंगे, हमने बहुत बार क्लासेस में इसका रिवीजन किया है। तो एनएसएनआईएस हमारा 1961 में आया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में आया, वाईएमसीए 1920 में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में, और लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज 1932 में। तो इसको आप बहुत इजीली अरेंज कर सकते हो। आपसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा, यानी कि पहले से बाद में जो आए हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो ये आपका नंबर 1 हो गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके बाद आपका वाईएमसीए आपका नंबर 1 हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर आपका आ गया नेताजी सुभाष जो कि 1961 है, ये नंबर 4, और ये नंबर 5। तो सबसे पहला आपका CED AB, CED AB, नंबर 2 आपका इसका सही आंसर हो गया। तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं। एलआईपी जैसे आपको पता होगा कि 1957 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही में एलआईपी की जो हिस्ट्री है ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1995 में वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुई थी। तो ये भी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एलआईपी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पेपर में आ चुका है, ठीक है। चलो, डैश implies developing capacity through a progressively upward moving continuous training program for physical endurance and mental preparedness। देखो ये जो आपका
डेफिनेशन है, ये है आपकी कंडीशनिंग की। पीएनएफ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है, जहां पे हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग आपके एंड्योरेंस की बात हो गई। फार्टलेग भी ट्रेनिंग आपकी एंड्योरेंस की बात हो गई, बेसिकली आपके रनिंग से रिलेटेड हो गई। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक अपवर्ड मूविंग कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल प्रिपेयर्डनेस। तो मेंटली की जब यहाँ पे बात हो रही है कि मेंटल भी आपको प्रिपेयर करना है, एंड्योरेंस भी आपको प्रिपेयर करना है, और आपको कैपेसिटी भी किसी इंडिविजुअल की बढ़ानी है, तो ये होता है आपके कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बेसिकली वो सिचुएशन होती है जहां पे ज्यादातर जो प्लेयर्स या फिर टीम्स होती हैं ऑफ सीजन कंडीशनिंग को यूज करते हैं, जहां पे वो अपने स्किल लेवल को, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बॉडी के, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सारी चीजें होती हैं, इनको डेवलप करने की कोशिश करती हैं अपने गेम से रिलेटेड। तो ये आपका कंडीशनिंग कहलाता है। तो इसका भी आंसर आपका कंडीशनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इसका सही आंसर है। इन ऑप्शंस को मत देखना, ये गलत आंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने जिनका लिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, तो अब बेसिकली मैंने इसको नेट से किया था, तो जिसने भी इसको अपलोड किया होगा तो ये गलत आंसर है। चलो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग है, तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन करने को नहीं है। स्पीड प्ले आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, और फार्टलेग ट्रेनिंग का दूसरा नाम ही आपका स्पीड प्ले होता है, और गोस्टा होमर ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि फार्टलेग ट्रेनिंग क्या है। स्पीड प्ले है जहां पे हम लोग वेरिएशन के साथ रनिंग करते हैं। इसमें जो एक इंडिविजुअल होता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, इनको नहीं पता होता है कि हमें किस स्पीड से भागना है। ये सिर्फ मानो कि इनको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो इन्हें नहीं पता कि आगे पानी है, आगे पहाड़ है, आगे भीड़ है, आगे चढ़ाई चढ़नी है या फिर ढलान उतरनी है, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को चेंज करते रहते हैं, इसलिए इसको हम स्पीड प्ले कहते हैं, और गोस्टा होमर ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। चलो, What are the psychological characteristics of endomorphs? अब देखो, एंडोमॉर्फ्स, मीजोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, और ये आपके बेसिकली बॉडी टाइप के ऊपर आपकी पर्सनालिटी को बेस किया जाता है, जो कि शेल्डन ने किया था। तो ये शेल्डन की पर्सनालिटीज है। यहाँ पे आपसे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया, तो बहुत ईजी सा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलैक्स्ड एंड टॉलरेंट। इसके बाद जो हमारे मीजोमॉर्फ्स होते हैं, मीजोमॉर्फ्स जो हमारे होते हैं, ये होते हैं थोड़े से एक्टिव, ठीक है। मीजोमॉर्फ आपको पता होगा, वो बॉडी स्टाइल है जो कि मस्कुलर है, जो कि बेस्ट माना जाता है। तो ये एक्टिव होते हैं और ये कॉम्पिटिटिव होते हैं। ये एक्टिव भी बहुत है और कॉम्पिटिटिव भी है कि भाई कॉम्पिटिशन करना है तो आ जाओ। इसके बाद जो एक बच्चा आपका वो है आपका एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साइकोलॉजिकल, ये होते हैं, ये थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, शांत होते हैं। बॉडी टाइप आपको पता होगा, ये पतले होते हैं, और ये आपके आर्टिस्टिक होते हैं, यानी कि आर्ट्स वगैरह में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। थोड़े से ये पैशनेट होते हैं सारी चीजों को लेकर, क्वाइट भी होते हैं, यानी कि चुप भी रहते हैं। तो इंट्रोवर्ट से भी आप इसको समझ जाओ, ठीक है। तो ये आपके एंडोमॉर्फ्स, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, जो कि शेल्डन की बॉडी टाइप की पर्सनालिटी थी, इनका कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा गया था कि इनके अंदर साइकोलॉजिकली कैसे रहते हैं। तो एंडोमॉर्फ्स आपके रिलैक्स्ड रहते हैं और टॉलरेंट रहते हैं, कि ये चीजों को टॉलरेट कर लेते हैं, बातें सुन लेते हैं और इग्नोर करते हैं। मीजोमॉर्फ बहुत एक्टिव होते हैं और कॉम्पिटिटिव होते हैं, और एक्टोमॉर्फ जो पतले लोग होते हैं, ये आपके इंट्रोवर्ट होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, चुपचाप रहने में ये पसंद करते हैं, ठीक है। चलो, much before the present day scientific and systematic research to explain personality across the globe tried to analyze characteristics unique to individuals। चलो, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। चारों ऑप्शन पढ़ो, ये हमने क्लासेस में कभी ना कभी इसको डिस्कस किया होगा। चारों में से जो वर्ड आपको समझ में आता है एक बार कोशिश करो इसको पुट करने के लिए। बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आज के टाइम में साइंटिफिक और सिस्टमैटिक रिसर्च की वजह से जो लोग पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को समझाते हैं और पर्सनालिटी को समझते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलो, तो बिल्कुल फिलोसफर्स आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिलोसफी को हम लोग बेसिकली हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ सॉरी, दर्शन शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। दर्शन शास्त्र आपका फिलोसफी को बोला जाता है। तो फिलोसफर्स वो लोग होते हैं जो कि आपके पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं। बाकी देखो, आपको ये बाकी जो चीजें ये भी पता होनी चाहिए ऑप्शंस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप कॉलेज में जा रहे हो तो कुछ नए वर्ड सीखोगे, तो कोई गलत चीज नहीं है। कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो लोग अपने समाज को तो वैसे ही रखना चाहते हैं, यानी कोई रिलीजन है, कोई ट्रेडिशन, तो उसको वैसे ही रखेंगे, लेकिन उसमें नई नई चीजें ऐड करके उसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो कंजर्वेटिव आप इसको बोल सकते हैं। हिंदी में हम इसको परंपरावादी शायद बोलेंगे, एक बार आप चेक कर लेना, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये वो लोग होते हैं। एग्लिटारियंस आपके जो लोग होते हैं, ये लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि जो भी चीजें हैं वो सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग इक्वालिटी में ये लोग बिलीव करते हैं कि सबके लिए बराबरी चीजें मिलनी चाहिए। और एलिटिस्ट जो होते हैं ये लोग, जैसा कि वर्ड है, इससे आप एक वर्ड निकाल सकते हो, एलीट। एलीट का मतलब होता है जो कि अपने काम में सुपीरियर होता है, सबसे अच्छा होता है, जो एलीट होता है। तो एलिटिस्ट जो लोग होते हैं, ये लोग भरोसा या बिलीव करते हैं कि किसी भी ग्रुप को मैनेज करने के लिए हमेशा एक एलीट ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, यानी कि जो सुपीरियर है उस काम में वही उस ग्रुप को चलाए, कोई और ना चलाए। तो ये कुछ बेसिक से मतलब था, बाकी इसका आंसर तो आपका फिलोसफर है, ठीक है। चलो,
मैच द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग लिस्टेड, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग और उसका डिस्क्रिप्शन। तो आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक, फार्टलेग और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, तो मेरे ख्याल से तीनों तो हमने अभी ऊपर देख लिया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो सबसे इजी लगता है पहले उसको सॉल्व करो, फिर ऑप्शंस में देखो क्या वो सही बैठ रहा है, और अगर वो सही बैठ रहा है, कॉन्फिडेंट हो, तो फिर एलिमिनेट करो ऑप्शंस को और फिर अपना जो अच्छा गेस है उसको यहाँ पे लो। चलो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइसोमेट्रिक का मीनिंग हम सबको पता है, फार्टलेग, ये दो वर्ड आपके लिए इजी होंगे। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक देख लेते हैं। ये वो एक्सरसाइजेज होती हैं जहां पे आपकी बॉडी में कोई भी मसल का जो चेंजेस नहीं होते हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है। आइसो का मतलब हो गया आपका सेम, और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। तो सेम लेंथ में जो आपकी मसल्स रहती हैं वो एक्सरसाइजेस को हम आइसोमेट्रिक कहेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, one can perform them without any equipment based on the principle of effort and recovery. This method requires specialized equipment, वेरीज फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक स्प्रिंटिंग। ठीक है, तो चलो मेरे ख्याल से आपको इसमें जो सबसे पहले इजी लगेगा वो आपको लगेगा सी का 4, यानी कि एरोबिक वॉक भी है और एनारोबिक स्प्रिंटिंग भी है। तो हमने स्पीड प्ले की बात करी थी, कभी धीमे भागना है कभी तेज भागना है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया एरोबिक का एनारोबिक का। एरोबिक आपको पता होगा ये वो मूवमेंट या फिर वो एक्सरसाइजेस होती हैं जहां पे आपका ऑक्सीजन का आप यूज करते हो अच्छे लेवल में, जहां पे आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और एनारोबिक वो आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं जहां पे आपको ऑक्सीजन का बहुत कम यूज होता है या फिर ना के बराबर यूज होता है। ये नहीं कहेंगे हम कि बिल्कुल यूज नहीं होता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन तो आपको चाहिए लेकिन बहुत कम यूज होता है। तो फार्टलेग का अगर सी का 4 हो गया तो हम देख लेते हैं। चलो सी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, तो मेरे ख्याल से यही सही हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ए का दिया हुआ है 3, आइसोकाइनेटिक का दिस मेथड रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, तो बिल्कुल आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस जो आपकी होती हैं इसमें आपको स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए होती है। आइसोकाइनेटिक क्या होता है, जहां पे आपका एक्सरसाइज करते टाइम जो रेंज ऑफ मूवमेंट होता है वो हमेशा सेम होता है। तो आपने जिम में चेस्ट प्रेस किया होगा, बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज करी होगी, लेग एक्सटेंशन किए होंगे, तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इसमें आपको जो मूवमेंट होता है वो हमेशा सेम होता है। और जैसे कि ऑप्शन में लिखा है दिस मेथड रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, तो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है। तो हमारा ए का 3 बिल्कुल ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वन कैन परफॉर्म देम विदाउट एनी इक्विपमेंट, तो बिल्कुल आइसोमेट्रिक में मैंने आपको प्लैंक का एग्जांपल बताया था, मैंने आपको वॉल सिट का एग्जांपल बताया था, हैंड स्टैंड का एग्जांपल बताया, तो इसमें कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत हमको है नहीं, तो ये आपका सी का 1 हो जाएगा। और फिर आपका इंटरवल ट्रेनिंग बचा, तो बिल्कुल ये आपका एफर्ट एंड रिकवरी। तो इंटरवल ट्रेनिंग आपकी वो होती है जहां पे आपको इनकम्प्लीट रिकवरी मिलती है, यानी कि आपके कोच ने आपको 400 मीटर भगाया और सिर्फ आपको 20 से 25 सेकंड का रेस्ट दिया, आपकी हार्ट बीट का 120 से 140 हार्ट बीट आने का वेट किया और फिर आपको दोबारा भगा दी। तो ये भी सारे ऑप्शन जो हमारे सही बैठ रहे हैं, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं एक्सरसाइजेस के, रिपीटिशन मेथड है, सर्किट ट्रेनिंग है, वो सब हमने क्लासेस में डिस्कस किया, तो आप उसको पढ़ लेना। Which of the following functions are performed by electronic media? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होती है बेसिकली वो मीडिया होती है जो कि आपको चीजों को दिखाने का काम करती है, कि सारी चीजें टेलीविजन पे या रेडियो पे जो दिखाने का काम होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करती है। तो एक बार कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। ये आपका यूनिट 3 जो है कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो उससे ये क्वेश्चन को लिया गया और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप आईपीएल को अपने दिमाग में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि दिखाने वाली चीजों में इनमें से कौन सी चीजें आपकी होती हैं जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करती है, और ऑप्शंस को भी आप देखना। चलो ठीक है, स्लो मोशन रिप्ले हमको आईपीएल में देखने को मिलता है। स्लो मोशन रिप्ले जो है हम आराम से आईपीएल में देखते हैं। लाइव इंटरव्यूज आईपीएल में होते हैं, जब आपका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है, प्री मैच प्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें प्लेयर से इंटरव्यू लेते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग तो आप भाई देख ही रहे हो, हॉटस्टार पे या फिर जियो सिनेमा पे, जो भी आप देखते हो। और क्लोज अप्स फ्रॉम वेरियस एंगल्स, तो कभी भी थर्ड अंपायर लिया जाता है तो देखो कितना क्लोज अप से अलग अलग एंगल्स हमको दिखाते हैं। तो बी सी डी ई, तो थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो गया। प्रिंटिंग ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, ये वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत बाद का होता है, लेटर पीरियड का होता है। ये आपका बेसिकली एनालिसिस वाला वो पार्ट हो गया जब सारी चीजों को पूरा फाइनली देखा जाता है। तो जब कोई बाद में कोई चीज होती है, डिस्कशंस होता है, जो आईपीएल में आपका, मैं नाम बोल रहा हूँ, कैसे केंट आरो वाला होता है, जहाँ पे आकाश चोपड़ा बहुत से लोग बात करते हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं, तो ये उसका पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये काम नहीं है। जो चीजें सामने सामने से आपको दिखाई जाएंगी वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट होता है। तो बी सी डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला। श्योर। पर्पस ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज टू डिटरमाइन, अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था कि एरोबिक फिटनेस को ये आपकी जज करता है। एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ ये नहीं जज करेगा। आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गई, ये आपकी एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ को जज करती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, तो कोऑर्डिनेशन का हमारा कोई सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपका हैंड आई मूवमेंट हो गया या फिर आपका आई लेग कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब आपका इन सारे मूवमेंट्स में आ जाएगा। एजिलिटी एंड स्पीड के लिए आप जिगजैग रन कर सकते हो या फिर आप शटल रन कर सकते हो। तो ये दो बेसिक आपकी एक्सरसाइजेज हैं जो कि सिलेबस में है, या मूवमेंट्स हैं जो कि आपकी एजिलिटी एंड स्पीड के बारे में बात करते हैं। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट तो आपका
एरोबिक फिटनेस में आ गया। ब्रोहा ने इसको बनाया था, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी नोट कर लेना। और अगर आपको पता हो कि ये किस ईयर में आया था तो वो जरूर नीचे मेंशन करना। कुछ 3 है लास्ट में, अगर भूल रहे हो तो लास्ट में 3 आता है। अब आप इसको बताओगे कि 19, चलो 19 तो मैंने बता दिया। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसको कमेंट में आंसर करना। 19, एक यहाँ पे ब्लैंक है और ये 3 है, अब यहाँ पे क्या आएगा वो आप फटाफट करके कमेंट कर दो। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स इंजरी का रिस्क को कम करता है? हैवंट बीन रेगुलरली एक्टिव, अगर आप बिल्कुल एक्टिव नहीं हो तो ये क्या स्पोर्ट्स इंजरी को कम करेगा। डोंट वार्म अप, आप वार्म अप ही मत करो एक्सरसाइज के पहले, तो क्या ये इंजरी को कम करेगा। ओवर ट्रेनिंग, जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर लो तो क्या ये इंजरी को कम करेगा। या फिर वार्मिंग अप, अपनी एक्टिविटी के पहले वार्म अप करो। तो बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है, वार्मिंग अप आपका सही ऑप्शन है। और वार्म अप करके अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तो इंजरी के चांसेस आपके कम होते हैं। चलो, इन अ बॉक्सिंग मैच आप, एक मिनट, इन अ बॉक्सिंग मैच अ बॉक्सर पंचेस ऑन द फेस ऑफ हिज ओपोनेंट रिजल्टिंग इन एन इंजरी टू हिज आई, किसी ने पंच मारा अपने ओपोनेंट को, उसकी आंख में चोट लगी। नो एक्सटर्नल ब्लीडिंग वाज सीन, तो कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हुई। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंजरी। चलो, तो यहां पे देखो, अगर आइस की बात हो रही है तो स्प्रेन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। स्प्रेन क्या होता है? बेसिकली आपकी स्प्रेन जो इंजरी होती है, ये सारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपके हैं, और स्प्रेन आपके लिगामेंट्स में होती है। और लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो आपकी बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। तो आइस के मामले में तो कोई बोन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो स्प्रेन नहीं हो सकता। स्ट्रेन आपका होता है, ये भी आपकी एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, जो कि आपके टेंडेंस में या फिर आपके मसल्स में होती है। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करके याद करते जाओ, इंपॉर्टेंट है। और टेंडेंस क्या होते हैं? जैसे कि लिगामेंट्स आपके फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि बोन को बोन से जोड़ते हैं। टेंडेंस आपके बोन को एक मसल से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी स्ट्रेन होती है। तो यहाँ पे भी बोन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मसल का कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है आंख के मामले में, तो हम यहाँ पे स्ट्रेन को भी इग्नोर कर सकते हैं। एब्रेशन बेसिकली आपका छिलना होता है, जब आप बचपन में साइकिल से कभी गिरे हो गया, फिर आपका कहीं पे ये घिस जाता है आपका हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट, तो जो हल्की सी आपको ऐसी कुछ लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं, अगर मैं बना पाऊं तो आपकी स्किन पे जब हल्का सा ऐसे रैशेस, चलो नहीं बन रहा है ठीक है तो कुछ अगर आपको ऐसे रैशेस देखने को मिलते हैं तो वो आपका एब्रेशन होता है। तो कॉन्ट्यूजन आपका बेसिकली वो कंडीशन होती है जहां पे आपका जो ब्लूइश नीलापन आपको देखने को मिलता है या हल्की सी रेडनेस आपको देखने को मिल जाती है, जहां पे कोई बहुत तेज इंपैक्ट होता है आपकी स्किन में। अगर आपको कभी कोई बॉल लगी होगी तो आपने देखा होगा वो हिस्सा आपका ब्लू हो जाता है, जहां पे आपका जो ब्लड होता है वो जमने लगता है। तो यही इस कंडीशन में हुआ था, क्योंकि ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हुई तो इंटरनली तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो कंट्यूजन आपका इसमें हुआ था। और अगर और ज्यादा इसमें कंडीशन खराब होती तो हेमाटोमा भी हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं, जहां पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन हो गया, थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। पर्पस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शन की बात हमने करी है कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन बेसिकली आपको हेल्प करता है आपका जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने में। जैसे हम गेम्स में देखते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं वो स्पाइक्स यूज करते हैं, जो इंडोर गेम के प्लेयर्स होते हैं वो इंडोर शूज यूज करते हैं ताकि वो फ्रिक्शन क्रिएट कर पाए अपने शूज में और वो अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो फिर तो वो अपने मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे और भागते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो तरीका है जो कि फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। नॉट एप्रोप्रिएट फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपका अप्लाइंग मैग्नीशियम पाउडर। मैग्नीशियम पाउडर जो होता है ये तो आपके फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि जब कोई आपने थ्रोइंग इवेंट देखा होगा शॉर्ट पुट का या फिर हैमर थ्रो का या फिर आपने वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग देखा होगा, तो आपने देखा होगा वो हाथ में अपने चूना लगाते हैं, और वो चूना इसलिए लगाते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को बढ़ा पाए और अपनी जो ग्रिप है उसको और अच्छा कर पाए। तो ये तो आपका फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग, जहां पे आप तेल लगा सकते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, पॉलिशिंग, किसी चीज को पॉलिश करके चिकना करना, और स्ट्रीमलाइनिंग यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा बनाना है कि उसका मूवमेंट और अच्छे से अच्छा होने लगे। तो ये जो तीनों है ये आपके तो फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, और सॉरी कम करने का काम करते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, अगर आप समझोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो 19 क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। तो यहाँ पे आपको ट्रेड्स को मैच करना है। ये बेसिकली आपके ओशन थ्योरी के ट्रेड्स हैं जो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। फिर से आप इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना शुरू कर दो। आपको इसमें सबसे अच्छा जो ओशन थ्योरी में आपको पता होगा कि जो 4 होते हैं ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं, और जो एन होता है यानी कि न्यूरोटिज्म होता है ये आपका थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। न्यूरोटिज्म का यहाँ पे टॉकेटिव, ऑर्गेनाइज, मूडीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो डी का आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन हो गया। फटाफट देख लो डी का 3 किस में दिया हुआ है।
दो में दिया हुआ है, 2 में और 4 में, तो 1 और 3 तो काट देते हैं, एलिमिनेट हो गए हमारे। अब एक्स्ट्रा वर्जन आपको पता है जिसको हम एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं आपके टॉकेटिव और एनर्जेटिक होते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्जन आपके टॉकेटिव और एनर्जेटिक हो गए, तो बी का 1 आपका C4, तो फोर्थ में दिया हुआ है तो आपका फोर्थ ही यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। कंसाइटिसनेस जो आपके होते हैं ये आपके बेसिकली होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं। तो ए का 2 होना चाहिए, बिल्कुल ए का 2 है, और फिर आपका सी का 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो सी का 4, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये आपकी इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हमारा बचा था, ओपननेस बचा था। तो जो ओपननेस वाली कैटेगरी होती है वो बची थी। तो ओपननेस होता है जो कि नई चीजों को सीखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, खुले विचार के होते हैं, ठीक है। चलो, इन सुपाइंग लाइंग पोजीशन व्हेन एंकल मूव्स क्लोजर टू द बटक एंड द एंगल बिटवीन फीमर एंड टीबिया डिक्रीजेस, दिस मूवमेंट रिफर्स टू डैश एट नी जॉइंट। अब इसमें देखो कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। अगर आप हिंदी में पढ़ते, अगर ये क्वेश्चन हिंदी में होता तो आपको और अच्छे से समझ में आता। तो सुपाइंग पोजीशन क्या होती है, आप लोग ने अगर पबजी खेला होगा तो आपने, काफी लोग ने खेला होगा तो आपको प्रोन पोजीशन पता होगी, जहां पे वो उल्टा लेटता था, यानी कि उसका फेस डाउन होता था, उसकी पीठ ऊपर होती थी, तो उसको हम प्रोन पोजीशन बोलते थे, और फिर वो उसी पोजीशन में रहता था। सुपाइन पोजीशन जस्ट इसका उल्टा है, जहां पे आपका फेस ऊपर हो जाएगा, आप एकदम फ्लैट लेटोगे और आपका पेट ऊपर रहेगा, तो ये हमारी सुपाइन पोजीशन होती है। तो अगर मैं छोटा सा डायग्राम में बता दूं, तो ये आपके पैर है, ऊपर की तरफ आपके पैर हो गए, ये आपका हिप रीजन, ये आपका चेस्ट, और आपका जो फेस है वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि आपकी आईज जो है वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो ये आपकी सुपाइन पोजीशन हो गई। इसके बाद व्हेन एंकल मूव्स क्लोजर टू द बटक, तो ये जो एंकल है ये आपके बटक के, अगर मैं यहाँ पे आपका बटक बना दूं, तो ये अगर इसके पास में मूव कर रहा है, यानी कि आपके जो घुटने हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। आप ट्राई करके देखना, अगर आप लेटे हो और अपने एंकल को पास रखना चाहोगे तो आपका पैर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि हमारी जो सिटअप्स की पोजीशन होती है हम उस पोजीशन में जाएंगे, तो आपके पैर ऐसे यहाँ पे नीचे आएंगे और आपके जो जॉइंट है यहाँ पे ऐसे ऊपर चले जाए। अगर मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके का आपका जो बॉडी पोजीशन होगी वो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके बटक्स हो गए और ये आपकी बॉडी पोजीशन होगी, और ये फिर आपका सर हो जाएगा, ठीक है। चलो डायग्राम पे मत जाना, यहां तक तो अच्छा होना, फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की पोजीशन हो जाएगी। इसके बाद क्या दिया है, एंगल बिटवीन फीमर एंड टीबिया। तो फीमर क्या होती है, फीमर आपकी यहाँ पे थाई बोन होती है, जो लंबी सी बोन होती है, और टीबिया आपकी यहाँ नीचे बोन होती है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। कभी भी डिक्रीज की होने की या कम होने की बात होती है एंगल की, तो सीधे सीधे आपका फ्लेक्शन ही यहाँ पे आंसर हो जाता है। फिर भी इसमें जो वर्ड्स थे वो आपको समझाना जरूरी था, ताकि अगर दोबारा आपको देखने को मिले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो बिल्कुल एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फिर ये हमारा फ्लेक्शन मूवमेंट ही हो जाता, ठीक है। तो आई होप काफी चीजें इससे समझ में आई होंगी। 20 क्वेश्चन ये थे। इसके बाद 21 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन है उसको हम अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से इसको समझना, प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन बैंक आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो, क्लासेस भी अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग उसमें कुछ और रिवीजन सेशंस करेंगे, मॉक टेस्ट शुरू होने वाले हैं आपके, तो उससे भी आपको बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।